जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 12th मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और मिनिमम 40 मार्क्स तो आपको इस टेस्ट में, इस मॉडल पेपर में अचीव करना ही है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। आप किसी भी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को आपके कंफर्टेबल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन कुछ आपको बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो कौन सा स्थान है, जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पर ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। इस ट्रिक से आपको क्या याद होगा फ्रेंड्स, कि जो 1 से लेके 7 तक के जितने भी देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका जो पोजीशन है वो आपको याद हो जाएगी। कि जैसे पहले स्थान पर यहाँ पर रू है, रू से आता है रूस, तो रूस है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर क से कनाडा, तीसरे स्थान पर चीन आएगा, चौथे स्थान पर अ से अमेरिका आएगा, पांचवें स्थान पर ब से ब्राज़ील, छठे स्थान पर आ से ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर भा से भारत। तो ये टोटल 7 देश हैं क्षेत्रफल के अनुसार। इनका ये घटता क्रम है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस का है और सबसे कम यहाँ पर 7वें नंबर पर क्या है, भारत है। तो अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, कभी कभी जनसंख्या की दृष्टि से भी आपको देशों के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कथकली प्रमुख नृत्य है। कथकली इज द मेजर डांस फ्रॉम विच स्टेट? कौन से स्टेट का है फ्रेंड्स? ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर केरल, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की जल तथा थल दोनों सीमा से सटे देश इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसकी ट्रिक है माँ बाप। माँ बाप से आप याद रख सकते हैं, ये देश है माँ से म्यांमार, बा से बांग्लादेश और प से पाकिस्तान। ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, थल से भी और जल से भी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? चीन, यानी कि ऑप्शन डी चीन जो है वो थल से ही जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च? कब चलाया गया था? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो असहयोग से आंदोलन चलाया गया था 1920 में। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? यूएनओ जो है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय मैं पहला क्वेश्चन में प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन करा चुकी हूँ, न्यूयॉर्क में है। तो इसका सदस्य भारत कब से बना है, किस वर्ष से बना है? तो अगर आपने आंसर टिक किया है 1945, तो बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी के घर कैसे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें घर किस चीज के बनाए जाते थे? ईंट की, बांस, पत्थर या लकड़ी? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड। तो अगर आपने आंसर यहाँ पर टिक किया है पत्थर यानी कि स्टोन, तो बिल्कुल करेक्ट है, पत्थरों के घर बनाए जाते थे। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये 4 वेद है, 4 वेदों में से गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? आपको गायत्री मंत्र पता ही होगा। तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पर ऋग्वेद, तो बिल्कुल करेक्ट है। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्होंने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे? तो अगर आपने आंसर टिक किया है कुशीनगर, तो बिल्कुल करेक्ट है। और उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में अपने प्राण कहाँ, कुशीनगर में त्याग दिए थे। ब्लो किस खेल से संबंधित है? ब्लो इज रिलेटेड टू विच गेम? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। सारी गेम की टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। तो ब्लो किस खेल से संबंधित है? तो अगर आपने आंसर टिक किया है बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो ब्लो है उसका अर्थ होता है घूंसा मारना या फिर पंच मारना। ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी में तो पंच मारा नहीं जाता, ऑब्वियसली बॉक्सिंग में मारा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर, अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट ही। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जल्दी आपका आंसर टिक कीजिए, किसने बनाई थी जामा मस्जिद? तो अगर आपने आंसर टिक किया शाहजहां, तो बिल्कुल करेक्ट है, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था। धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज धुआंधार फॉल्स सिचुएटेड? कावेरी, चंबल, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर टिक किया फ्रेंड्स यहाँ पे नर्मदा नदी, तो बिल्कुल करेक्ट है, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत फेमस है सफेद बाघ के लिए। कहाँ पर है फ्रेंड्स ये? तो अगर आपने आंसर टिक किया है मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? फ्रेंड्स, आपने ओजोन परत के बारे में प्रीवियस मॉडल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, जिसका फॉर्मूला पूछा गया था। तो O3 होता है, और ये क्या करती है, जो यूवी रेज आती है सूर्य की किरणों के साथ में अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, उनको रोकने का काम करती है। बहुत उपयोगी किरण है
अब ये पूछ लिया गया है कि ये कितनी ऊंचाई पर है, तो कितनी ऊंचाई पर है, अगर आपने आंसर टिक किया है 20 किलोमीटर धरातल से, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव किसे घोषित किया गया है, विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटर बॉडी ऑफ इंडिया, किसे घोषित किया गया है, जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है फ्रेंड्स यहाँ पे डॉल्फिन, तो बिल्कुल करेक्ट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है विष्णु शर्मा, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो जनरल साइंस का 16 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। त्वरण एक का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, किस तरह से निकालेंगे। तो त्वरण होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज, गति में समय के साथ परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइम इनटू टाइम नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए मीटर यूज करते हैं एसआई पद्धति में, और टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है, हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट डज द ह्यूमन हार्ट नॉर्मली बीट, कितनी बार बीट करता है, 1 मिनट में धड़कता है। तो अगर आपने आंसर टिक किया है ऑप्शन बी यानी कि 72, तो बिल्कुल करेक्ट है। हीरे की चमक होती है, डायमंड क्यों शाइन करता है, क्यों चमक करता है, किस कारण से, अपवर्तन, परावर्तन, आंतरिक अपवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स, हीरे का शेप कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसके अंदर अगर प्रकाश की किरण अंदर आ जाती है तो उसे निकलने के लिए उसे बहुत सारी हीरे की जो परतें हैं उसके अंदर ही उसमें परावर्तन होता रहता है। इसके कारण हमें हीरा क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था पोलियो का टीका, जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने टिक किया है जॉन सिल्क, तो बिल्कुल करेक्ट है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स, जो द्रव्य यानी कि मैटर होता है उसकी 4 स्टेट होती है, ठोस, तरल और गैस, और चौथी जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए क्या होगी। तो अगर आपने आंसर टिक किया प्लाज्मा, तो बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधार है, ऑन विच प्रिंसिपल द हाइड्रोजन बम बेस, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनमें से कोई नहीं है, फिर दोनों, नाभिकीय संलयन और विखंडन दोनों पर निर्भर करता है। तो हाइड्रोजन बम का जो सिद्धांत है वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन पर डिपेंड करता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन या फिर नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन तीनों की जो खोज करता है उसकी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताना चाहती हूँ। तो इसकी ट्रिक होती है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच से आप याद कर सकते हैं, तीनों की खोज करता है। ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन और ईंट, ट से क्या होता है, टॉमसन, याद रखना है आपको। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने। पर से याद रखना है आपको, प से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। न से होता है न्यूट्रॉन और च से होता है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। इस तरह से आप इनके खोजकर्ताओं के नाम शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो किसका पूछा गया है, प्रोटॉन का। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड, यानी कि ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, इसमें गति का कौन सा नियम होता है। तो फ्रेंड्स, बंदूक की गोली आगे बढ़ती है और हमें पीछे झटका लगता है, मतलब प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये कौन सा नियम होता है, जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर टिक किया है तृतीय, तो बिल्कुल करेक्ट है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बीसीजी का क्या अर्थ है, तो फ्रेंड्स, आपने बीसीजी के बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे कि जो बीसीजी का टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है बीसीजी का। तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, व्हाट आर द क्रोमोसोम मेड ऑफ, किससे बने होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर उक्त सभी। तो फ्रेंड्स, क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो श्वसन के समुद्री गोताखोर होते हैं अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, तो सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें होती है वो आपको बताना है। तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आंसर टिक किया है यहाँ पर ऑक्सीजन तथा हीलियम, तो बिल्कुल करेक्ट है। इन दोनों का मिश्रण सिलेंडर में भरा जाता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन की, इलेक्ट्रॉनों की हानि, इलेक्ट्रॉनों का लाभ, इलेक्ट्रॉनों का लाभ, हाइड्रोजन का लाभ है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं। तो जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया, ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है, वायुमंडल के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, यानी कि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑप्शन है अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है।
हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल्दी इसका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर टिक किया ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तीनों समस्थानिक हाइड्रोजन के होते हैं। रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार किस लिए प्रयोग की जाती है फ्रेंड्स? रिसीवर में सिग्नल प्राप्त करने के लिए, ग्रह की गति का अध्ययन करने के लिए, या वायुयान जैसी वस्तु की पहचान और स्थिति का निर्धारण करने के लिए, या फिर सूर्य के धब्बों के अध्ययन के लिए। जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अगर आपने आंसर टिक किया है ऑप्शन सी यानी कि वायुयान जैसी वस्तु की पहचान और स्थिति निर्धारण के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। दंत चिकित्सक का दर्पण है। तो फ्रेंड्स जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कान नाक आँख के डॉक्टर होते हैं, वो अपने साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? जल्दी आपका आंसर टिक कर लीजिए। तो अगर आपने आंसर दिया है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, वो क्या करता है? किसी भी वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु के उससे साइज से ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। किसी वस्तु को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन भी जिस तरह से दिया है हम उस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हानि प्रतिशत जो होता है, जिसे लॉस परसेंटेज कहते हैं, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? CP माइनस SP डिवाइड बाय CP इंटू 100, ये होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। और प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा कर दीजिए इसका, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100, तो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर कि एक वस्तु है इतने में बेची है। कितने में बेची है यानी कि ये क्या दे के रखा है? सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1040 में उसने बेची है, तो कितने 5% की हानि हुई है। तो हानि परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो कितना है? 5% है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर CP नहीं दे के रखा है, इन्होंने कितने में बेची है? 1040 में बेची है, और CP की वैल्यू पता नहीं है, और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई हम लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, होगा 5 CP 100 का अंदर मल्टीप्लाई 100 CP माइनस 140 इंटू 100 डिवाइड बाय CP का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 CP हो जाएगा। 100 में से 5 CP माइनस करेंगे तो 95 CP होगा, इज इक्वल टू 140 इंटू 100 हो जाएगा। 95 से इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए 5 से 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 8 40, 2280। अगर 19 को उसको डिवाइड करना है 2280 को, तो 19 बनता 19 और 19 3 जा 19 2 जा 38, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगी CP। अब इन्होंने क्या बोला है कि 5% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? बेचने वाली प्राइस पूछी है, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछी है, और लाभ प्रतिशत दे रखा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर SP पूछा है, CP हम निकाल चुके हैं। CP किसी के लिए चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 60। ये हो जाएगा SP माइनस 1200, और ये हो जाएगा SP इज इक्वल टू 1260, यानी कि 1260 रुपये में बेचेगा, तब जाके 5% का उसे लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन सी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 4/5 के समान है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का आपको अनुपात बताना है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमेशा एक संख्या अज्यूम कर लेते हैं, माना कि वो संख्या x है, उसका कितना 75%, प्रतिशत को हम इस तरह से लिखते हैं, वो किसके बराबर है? दूसरी संख्या मान ली y है, उसके 4/5 के समान है, तो दोनों का अनुपात आपको बताना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, इसलिए x डिवाइड बाई y करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या होगा? ये 4/5 है, 100 ऊपर चला जाएगा, 75 यहाँ रह जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15, यानी कि 16 डिवाइड बाय 15, यानी कि ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है? तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाए कि पूर्णतः विभाजित करने के लिए पूछा जाए और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, तो आपको हमेशा HCF निकालना है। अगर आप छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो हम LCM निकालते, तो भी हमें HCF निकालना है, तो हम सारे नंबरों का यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं। 147 का HCF निकालेंगे तो किस तरह से, पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 चौक 12 और 3 नम 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब 168 का भी निकाल लेते हैं हम डिवाइड मेथड से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ये हो गया। इसके बाद अब 210 को भी निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 से होगा, 3 से कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। इसी तरह से 315 को भी कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। अब इनमें कॉमन जो नंबर है वो हम ढूंढते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो एक नंबर आ गया 3 कॉमन। उसके बाद इसमें 7 है, तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और इसमें भी 7 है, तो मल्टीप्लाई करके 7 लिख दिया। इसके बाद इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसके बाद इसमें भी नहीं है। तो हमारा जो कॉमन नंबर है वो कितने हैं? 3 इंटू 7। तो कितना होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? 21। यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। जो HCF होता है वही क्या होगा? आपका आंसर होगा, वो नंबर होगा जो इन सारे नंबरों को डिवाइड करेगा पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी। इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? x होगा, और दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, तो स्क्वायर करने पर अंडर ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 6 प्लस 6 √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसे हमने क्या माना था? ध्यान से देखिए, हमने इसे x माना था, तो ये क्या हो जाएगा? x, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये गुणनखंड विधि से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3x में से 2x माइनस करेंगे तो माइनस का x मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा। इस तरह से गुणनखंड किया जाता है। अब x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 3, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा? x माइनस 3 अगेन कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और x प्लस 2 होगा इज इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यू मिलेगी, 3 और माइनस का 2, और ये अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? 3। यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पर देख के रखा है कि संख्या 12,544 का आपको वर्गमूल निकालना है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 12,544 का। तो किस तरह से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं लास्ट से। अब आपको यहाँ पे वर्गमूल लेने के स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2 2 की पेयरिंग करना है। यहाँ से 2 की पेयरिंग करी, बचे हुए नंबर आपके यहाँ पर एज इट इज रहने दीजिए। फिर आप चेक करेंगे सेकंड स्टेप में कि जो ये लास्ट नंबर है ये किसके स्क्वायर में आता है। तो ये 2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो लास्ट में क्या मिलेगा? 4। इसी तरह से 2 के बाद 8 आता है, 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना? 64। उसमें भी कितना हमें लास्ट में क्या मिलता है? 4 मिलता है। तो ऐसे 2 नंबर हमें चूज़ करने हैं जिसके स्क्वायर में लास्ट में हमें ये वाला नंबर मिले। तो ये हमें मिला 8 और 2 में। इसमें हमारे आंसर में आ जाएगा 2। हम मिनिमम वाला नंबर यहाँ पर पिकअप कर लेते हैं। अब आगे क्या करना है? आगे इसमें हमें क्या करना है कि 125 को देखो, 125 किसके स्क्वायर में आ रहा है? तो अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, 11 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 121, और 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है। तो 125 किसके बीच में लाई कर रहा है? 11 और 12, यानी 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में 125 आता है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारे आंसर में आएगा ये हमें कंफ्यूजन रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? 11 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132 आया। फिर आपको चेक करना है कि जो ये नंबर है, ये नंबर इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो आंसर में आपका आ जाएगा छोटा, और अगर बड़ा होता है तो आप क्या लेते हैं यहाँ पे 12। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? 112। यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 8 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत आपको बताना है। तो फ्रेंड्स 8 संख्या हमने मान ली, x1 से लेके x8 तक। इनका औसत कितना देके रखा है फ्रेंड्स? 14। तो ये औसत इस तरह से निकाल लिया जाता है कि सारी संख्याओं को सम कर देते हैं और कितनी संख्या है उस नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं, ये औसत निकल जाता है। यहाँ हम 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, 9 10 11, 112। इनका सम क्या आया? 112 आया। अब आगे इन्होंने क्या कहा है कि सभी संख्याएं जो हैं इनमें से आपको सभी में से 2 2 घटाना है। तो क्या करना है? x1 माइनस 2, x2 माइनस 2, अप टू कहाँ तक? x8 माइनस 2। आठों में से आपको 2 माइनस करना है। एवरेज तो 8 नंबर है तो 8 ही रहेंगे, और ये नया एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितनी बार 2 माइनस हो रहा है फ्रेंड्स? 8 संख्या है तो 8 बार माइनस करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x1 से x8 तक, और माइनस का 2, और कितनी बार माइनस हुआ है? 2 8 बार माइनस हुआ है, और डिवाइड बाय 8। अब ये जो है ये सम हम कितना निकाल चुके हैं? ऊपर 112 निकाल चुके हैं, और इसमें से 8 दूनी 16 आप माइनस कर दिए, डिवाइड बाय 8 कर दीजिए। चलिए 16 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6,
और ये आ जाएगा 96 और इसको 8 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 यानी कि 12 आया नया एवरेज। ऑप्शन है अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। रमेश की उम्र सुरेश की उम्र की 4 गुनी है। 10 वर्ष के बाद उसकी उम्र सुरेश की केवल 2 गुनी होगी तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है ये आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है, रमेश की उम्र, मान लो रमेश, आर से डिनोट कर रही हूँ मैं, रमेश की उम्र जो सुरेश की उम्र की कितनी 4 गुनी है, जिसकी 4 गुनी है उसी में मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष की बात कर रहे हैं तो दोनों की उम्र में क्या होगा 10 जोड़ देंगे, सुरेश और रमेश दोनों की में मैंने 10-10 जोड़ दिया क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। क्या होगा, रमेश की उम्र सुरेश की केवल 2 गुनी रह जाएगी तो ये सुरेश की उम्र जो 10 साल बाद है उसकी 2 गुनी रह जाएगी। तो वर्तमान उम्र क्या है सुरेश की आपको बताना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा r+10, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 20, ये r है, r की वैल्यू यहाँ से हम 4s पुट कर देते हैं, 4s + 10 = 2s + 20, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो 4s में से 2s माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2s बचेगा और 10 में से 20 में से 10 माइनस होगा तो 10 बचेगा, ये हो जाएगा 2×5=10। जो सुरेश था उसकी उम्र कितनी आई 5 वर्ष। क्या ऑप्शन में दिया गया है, नहीं, तो अगर ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि एक वर्ग की भुजा 5 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। मान लो इसकी भुजा a है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ पर भुजा कितनी 5 दी तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, यानी कि ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। 15% की दर से 5 साल के लिए 4000 रुपये का आपको ब्याज निकालना है। पर सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले बता चुकी हूँ, क्या होता है P × R × T / 100। P की वैल्यू प्रिंसिपल कितना दे के रखा है यहाँ पर 4000 रुपये दे के रखा है, ठीक है, लिख लिया। रेट यहाँ पर 15 दे के रखा है, टाइम 5 साल के लिए और ये 100। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 200 में 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 दूनी 30 होता है और ये 2 0 ऑलरेडी है तो इसमें लगा दी 3000 आया। अगर ऑप्शन ए आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। संख्या 6, 8, 9 का आपको चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। फाइंड द फोर्थ रेशियो ऑफ द नंबर 6, 8 एंड 9। तो किस तरह से चतुर्थ अनुपात निकाल ले, अगर मान लो 4 नंबर दिए हैं A, B, C और D तो इनका चतुर्थ अनुपात इस तरह से निकाला जाता है। ये डबल रेशो और ये जो D होता है ये क्या होता है चतुर्थ अनुपात होता है। तो यहाँ पर A, B और C तीनों की वैल्यू आपको दे के रखी है, हम पुट कर देते हैं 6:8, 9 और ये D की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी जो कि क्या है चतुर्थ अनुपात है। तो ये हो जाएगा 6/8 = 9/D। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 4 3 = 12। D की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स यहाँ पर 12, यानी कि चतुर्थ अनुपात क्या हुआ आपका 12। ऑप्शन है अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। 50 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं तो 48 पुरुष उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, ये M1D1 = M2D2 होता है। यहाँ पर M क्या है आदमी है, कितने 50 दिए हैं और D1 यहाँ पर कितना 24 दिनों में पूरा करता है 50 आदमी। M2 कितने हैं 48 है, कितने दिनों में पूरा करता है वो आपसे पूछा गया है। तो वैल्यू पुटअप कर दी, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 24 दूना 48, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। यहाँ पर डे कितने आ गए हैं D2 की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि 25 दिन में कंप्लीट कर देंगे कितने 48 आदमी। अगर आपने टिक किया है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है। 25,000 रुपये एक साल में 4% वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अर्धवार्षिक पूछ लिया गया है। आपने चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन किए होंगे, उसमें आपने इन्होंने कभी मेंशन नहीं किया है कि अर्धवार्षिक या फिर क्वार्टरली या फिर इस तरह से कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने किया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरीके से होंगे। कैसे करेंगे आपको पता होगा कि जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता था, P × 1 + R / 100 की पावर n। यहाँ पर R रेट होता था, n टाइम होता था और यहाँ पे P क्या प्रिंसिपल होता था। और CI का फॉर्मूला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हम क्या लिखते थे, A में से जो A निकलता था ये, इसमें से हम P को माइनस कर देते थे तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब कंपाउंडेड ईयरली यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता था उसके लिए। लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक दिया है तो अर्धवार्षिक जब देते हैं तब हम फॉर्मूले में क्या चेंज कर देते हैं, जो रेट होता है उसको हम यहाँ पर हाफ कर देते हैं और टाइम क्या हो जाता है यहाँ पर डबल। बाकी फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आता है। तो हम इस तरह से वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए निकालेंगे, P दिया है 25,000 और R कितना 4 है,
ये आधा हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अर्धवार्षिक बोला है और टाइम आपका डबल हो जाएगा, 1 साल है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इतना हो 25,000, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 50, 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 51 डिवाइड बाई 50 की पावर 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 और ये 51 का स्क्वायर हम इस तरह से निकाल सकते हैं 50 + 1 का होल स्क्वायर करके, और ये 50 इंटू 50 एज इट इज़ मैं लिख देती हूँ। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं स्क्वायर को लेंगे तो कितना होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा, इसको जोड़ेंगे 2600 और एक ये हो जाएगा 2601। अब मल्टीप्लाई में कितना है 25,000 और डिवाइड में है 50 इंटू 50, से भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ एक 0 बची है, 25 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 5 10 50, ये हो जाएगा 26010, ये आया आपका क्या अमाउंट आया। अब आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर देती हूँ मैं, कितना होगा 26010 में से कितना 25,000, ये माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल तो आपका CI आ जाएगा यहाँ से 010 और ये 1010। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 0.477, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड गलती से भी इस क्वेश्चन को इस तरह से मत कर देना कि आप 4777 यहाँ पे दिया है, पॉइंट हटाई 1 लगाया और कितनी 4 0 लगा दी, ये आपका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम कैसे करते हैं फ्रेंड्स, इसकी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। ये है 0.4, जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे 7, उस पर आप बार लगा दीजिए, यहाँ मैंने बार लगा दिया। आगे क्या करना है आपको, जिस कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, यहाँ पर 1 नंबर के ऊपर बार लगा है तो हम क्या करेंगे डिवाइड में उतने 9 लिख देंगे और ऊपर क्या आएगा। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर कि जो बार लगा है, अगर बार लगे हुए नंबर के पहले एक सिंगल नंबर या कोई सा भी नंबर बिना बार वाला दिया हो, जैसे यहाँ पर 1 नंबर दिया है तो उतनी यहाँ पे 0 लगा देते हैं, मैंने 0 लगा दी। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर आने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये नंबर दिया है पूरा कितना है 47 में से आपको क्या माइनस करना है, जो आगे वाला नंबर है उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, 7 में से तो 3 आएगा, 43 डिवाइड बाई 90 आएगा। फाइनली आपका ये होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक संख्या का 1/4 इसके 7वें से 24 अधिक है तो संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन मैंने बोला है, आप एज्यूम कर लीजिए वो संख्या 1 से। अब इस संख्या का क्या 1/4 किसके बराबर है, इसी संख्या के 1/7 से 24 अधिक है, मतलब जो इस संख्या का 1/7 भाग है उससे 24 अधिक है, जिससे अधिक है उसी में मैंने 24 जोड़ा है और इस तरह से इक्वेशन बन गई है। वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाती हूँ, x डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 24। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 7x माइनस 4x, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और यहाँ पे 24, ये माइनस करेंगे तो कितना होगा 3x इज इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 सा 24, 8 का से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 8 जा 64 होता है, 4 कैरी गया 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 21, यानी आंसर 22, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है 2 2 4, यानी कि ऑप्शन बी अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया है 725 का 60% किसके बराबर है 174 और मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म मान ली x से, वो उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, ये 725 के डिवाइड में 174 आ जाएगा इंटू 16% है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 87 हुआ, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 29 से डिवाइड करेंगे 725 को तो कितना होगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 725 को 29 से दिया जाएगा, 2 टाइम में जाएगा कितना 5 8 58 होगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ये 4 कैरी जाएगा 1, ये 5 आ जाएगा, ये आएगा 5 टाइम में 145, तो कितना आया 25 और यहाँ पर 10 अभी डिवाइड में है तो 25 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2.5 आंसर आया आपका ऑप्शन सी। अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग का स्टार्ट होने वाला है पोर्शन। तो देख लेते क्या क्वेश्चन दिया है, 43 है यहाँ पर और 57 है,
तो इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों के रिलेशन से हम ये वाली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 43 57 कैसे मिला है यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अगर 6 का स्क्वायर करूँ मैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में कितना ऐड करेंगे हमें 43 मिल जाए, तो अगर 7 ऐड करें तो कितना होगा 43 होगा। इसी तरह इसको भी हम देख लेते हैं, अगर 7 का स्क्वायर एक आगे टर्म वाला है उसका स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 होता है 49 में कितना ऐड करेंगे 57 मिलेगा, तो हम ऐड करेंगे यहाँ पर 8, एक टर्म आगे वाली ऐड कर लेते हैं तो 57 यहाँ पर मिल जाता है। तो इसी तरह से 111 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 100, और 100 में कितना ऐड कर लेते हैं 11, तो कितना मिलेगा 111। इसी तरह से आगे आगे वाली टर्म इसका एक नंबर आगे मिलेगा, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 121, और उसमें हम क्या जोड़ेंगे 12, तो क्या मिलेगा हमें फाइनली यहाँ पर 133। अगर आपने ऑप्शन बी टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का दिया है, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सीरीज देख लेते हैं किस तरह से फॉर्म हुई है। 3 5 8 13 और 21, और यहाँ की टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना होगा 5 3 8, नेक्स्ट टर्म मुझे मिल रही है। इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं, 5 8 5 कितना होगा 13 मिल रही है। चलिए ठीक है, 13 और 8 को जोड़ लेते हैं तो कितना मिलेगा 21 मिल रहा है, और 21 और 13 को जोड़ लेते हैं तो 3 और 1 4 2 और 1 3, तो कितना मिलेगा 34, यानी कि ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर अल्फाबेटिकल सीरीज दे के रखी और नेक्स्ट टर्म पूछी है, तो सी है, यहाँ सी के बाद डी है, डी के बाद ई, तो ई के बाद यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स एफ आएगा, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यहाँ क्या आना चाहिए एक्स, इसी तरह से एस टी यू, और यहाँ क्या आना चाहिए वी, यानी कि आंसर क्या होगा आपका एफ एक्स वी। अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया जो बेड है उसको 7 से डिनोट किया गया, तो बेड को 7 से किस तरह से डिनोट किया गया होगा, ए के लिए 1, बी के लिए 2, डी के लिए 4, तो 4 3 कितना होता है 7, मतलब इनका सम मिल रहा है। सेब को देख लेते हैं, ए कितने 1 नंबर पे होता है, पी से प्रिंस होता है, प्रिंस 16 साल का होता है इसलिए इसका नंबर 16 है, हमने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, और एस जो होता है ये होता है कितने 19 नंबर पे। चलिए इनको अब हम ऐड कर लेते हैं, तो 19 + 1 20, 20 + 6 26 + 36, 36 अल्फ़ाबेट होते नहीं है। चलिए इसमें से 26 अल्फ़ाबेट माइनस कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 10 और 1 और माइनस कर लेते हैं, तब जाके हमें क्या मिला यहाँ पे 9। तो यही जो प्रोसेस है हम इसमें बेन में अप्लाई कर देते हैं, तो बी आएगा 2 पे, ए आएगा 1 पे, और एन के लिए क्या यूज़ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 14 यूज़ होता है। मैंने अल्फ़ाबेटिकल ट्रिक आपको बता चुकी हूँ, उसके लिए एन की नंबर क्या होगा 14 होगा, तो 14 + 1 15 16 17 मिला फ्रेंड्स यहाँ पे। इसको आपको यही ट्रिक अप्लाई करना, यही जो मेथड है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 26 में 70 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे मिलेगा आपको 9, फिर आपको वही 1 माइनस करना, 1 माइनस करा तो कितना मिला 8, यानी कि ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है फ्रेंड्स, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, चंदा जो है ये चंदा है, चंदा क्या है भारत की पत्नी है, चंदा भारत की पत्नी है, पत्नी पत्नी को बाय डायरेक्शनल एरो से डिनोट करते हैं, और ये प्लस और ये माइनस। आगे बोला है मोहन चंदा का बेटा है, तो ये चंदा का बेटा कौन होगा, ये मोहन चंदा का बेटा है। अब बोल रहे हैं कि जो आशीष है वो किसका, ये भारत है, भारत का भाई है, तो ये भारत है उसका भाई, भाई बहन आमने सामने लिखते हैं। और ध्रुव जो है वो किसका, आशीष भारत का भाई और ध्रुव का पिता है, आशीष है ध्रुव का पिता, ये ध्रुव का पिता हुआ आशीष। अब इन्होंने पूछा है मोहन और ध्रुव कैसे संबंधित है, ये मोहन है और ये ध्रुव है, तो ये क्या है अंकल, एक भाई भाई के बेटे हैं, तो दोनों क्या हुए चचेरे भाई हुए, यानी कि ऑप्शन बी कजिन अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो 12th मॉडल पेपर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।